बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का सोमवार से भारत के 4 दिन का दौरा। दोनों देशों के बीच सहयोग को और व्यापक करने पर करेंगी चर्चा। दौरे से पहले शेख हसीना ने कोरोना महामारी और यूक्रेन से बांग्लादेशी छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक धुन और शुभंकर को किया जारी। कहा, मोदी सरकार ने खेल बजट में की अभूतपूर्व वृद्धि। गृह मंत्री ने छठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट में राज्यों से जेल में सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में 4 स्मार्ट स्कूल का भी किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार से 5 दिन के मंगोलिया और जापान दौरे पर होंगे रवाना। यात्रा के दौरान मंगोलिया के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। जापान यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री टोक्यो में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में लेंगे भाग। कांग्रेस से अलग हुए वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का किया ऐलान। जम्मू में विशाल रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ट्विटर, कंप्यूटर और एसएमएस तक सिर्फ पहुंच होने के कारण जमीन से हो गई गायब। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के नाम की सोमवार को होगी घोषणा। बोरिस जॉनसन की जगह लिज ट्रस या ऋषि सुनक में से कोई बनेगा कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में मंगलवार को होगी नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। एशिया कप के सुपर 4 के रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हराया। भारत से जीत के लिए मिले 182 रन के लक्ष्य को अंतिम ओवर में किया हासिल। कोहली ने खेली 60 रन की पारी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सोमवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आ रही हैं। अपने 4 दिन के भारत दौरे से पहले शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। भारत बांग्लादेश रिश्तों में मजबूती की नई इबारत लिखते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को भारत दौरे पर आ रही हैं। 8 सितंबर तक चलने वाले अपने दौरे के दौरान बांग्लादेशी पीएम देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातें करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी समकक्ष शेख हसीना के बीच वार्ता में दोनों देशों के बीच सहयोग को और व्यापक करने पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केंद्र सरकार की बागडोर संभालने के बाद से ही बांग्लादेश के साथ रिश्तों को और मजबूती देने के लिए निरंतर कदम उठाए गए हैं। इस सिलसिले में दोनों देशों के प्रधानमंत्री लगातार दौरा करते रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण यात्राओं की बात करें तो 6 और 7 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया। यात्रा के दौरान आपसी रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमति बनी। 7 से 10 अप्रैल 2017 तक बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया, जिसमें कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। 5 अक्टूबर 2019 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों में कई समझौते हुए। अपनी बांग्लादेशी समकक्ष के निमंत्रण पर पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आज़ादी के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर बांग्लादेश का दौरा किया। 26 और 27 मार्च 2021 को हुए इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री वर्चुअल और टेलीफोन माध्यम से बैठक और वार्ता करके आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा और साझा विकास कार्यों का शुभारंभ भी करते रहे हैं। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सोमवार को शुरू हो रहे भारत दौरे से भी काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इस सिलसिले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क बढ़ा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की आगामी यात्रा मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों और आपसी विश्वास और समझ पर आधारित दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करेगी। बांग्लादेश के हर कठिन समय में भारत द्वारा साथ खड़े रहने से आपसी विश्वास और सहयोग की भावना बहुत मजबूत हुई है। अपने दौरे से पहले भारतीय न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कोरोना काल में भारत द्वारा मुहैया कराई गई वैक्सीन के लिए आभार जताया।
साथ ही यूक्रेन से बांग्लादेशी छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। I really thanks to Prime Minister Modi to take this initiative, and that he contributed vaccine to not only Bangladesh, also some South Asian countries, and it's really very, very helpful, and it's a very prudent initiative he has taken. बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मामलों पर सहमति बनने की संभावना है। अपने दौरे के अंतिम दिन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री अजमेर भी जा सकती हैं, जहां वो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर हाजिरी देंगी। ध्यान रहे कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से गहरी श्रद्धा रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्वी एशियाई देशों के साथ सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार से मंगोलिया और जापान की 5 दिन की यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भारतीय रक्षा मंत्री की मंगोलिया की पहली यात्रा होगी। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह मंगोलिया के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सेखान बयार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वो मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख और मंगोलिया के स्टेट ग्रेट खुराल के अध्यक्ष जी जंदन शतर से भी मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों रक्षा मंत्री भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान यात्रा के दौरान टोक्यो में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 8 सितंबर 2022 तक नेपाल की यात्रा पर रहेंगे। सेना प्रमुख के रूप में यह उनकी पहली नेपाल यात्रा है। इस दौरान सेना प्रमुख नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अपने नेपाली समकक्ष से मुलाकात करेंगे। वो नेपाल के वरिष्ठ सैन्य और नागरिक नेतृत्व के साथ बैठक कर भारत नेपाल रक्षा संबंधों को बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में शिरकत करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। देश के विभिन्न हिस्सों से संबंध रखने वाले इन शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा में विशेष योगदान किया है। वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के विजेताओं से बातचीत करेंगे। ध्यान रहे कि इस पुरस्कार के लिए इस साल देश भर से 45 शिक्षकों का चयन 3 चरण की एक कठोर और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने खेल से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत की तो कई विकास योजनाओं की भी शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक धुन और शुभंकर को जारी किया। ईका एरिना ट्रांस स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। 36वें राष्ट्रीय खेल 7 साल के अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे हैं। ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें अधिकांश पारंपरिक ओलंपिक खेलों सहित 36 स्पर्धाओं में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 7,000 एथलीट भाग ले रहे हैं। फिट इंडिया का शुरुआत करना हो, खेल महाकुंभ को आगे बढ़ाना हो या नेशनल गेम में जान भरनी हो, हर एसोसिएशन को मदद करनी हो, भारत सरकार ने कोई कसर खेलों के बढ़ावे के लिए नहीं छोड़ी। भारत के खेलों के लिए जो बजट था वो 866 करोड़ था। 2022 में 866 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ बजट करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस मौके पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में आने वाले खिलाड़ी गुजरात में खेलों का जमकर आनंद लेंगे। देश भर से 8000 से ज्यादा खिलाड़ी और कुल मिलाकर अगर हम ऑफिशियल्स और बाकी को देखेंगे तो लगभग 12000 से ज्यादा लोग गुजरात में आएंगे।
गुजरात में त्योहार होगा, खेलों का भी होगा, गरबा भी होगा और गुजरात का गरबा भी देखेंगे और यहाँ पर नेशनल गेम्स भी होंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह कांकरिया के ट्रांस स्टेडियम में छठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट में शामिल हुए। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी राज्यों को जेल की सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। मोदी सरकार आने के बाद एक बहुत व्यापक समीक्षा कर उस वक्त 2016 में जो जेल मैनुअल था उसकी जगह मॉडल जेल मैनुअल मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। मगर मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि सिर्फ 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस जेल मैनुअल को अपनाया है। मेरा आग्रह है सभी राज्यों से कि जो मॉडल जेल मैनुअल 2016 है इसको सभी राज्य अविलंब स्वीकार करें और इसके आधार पर जेल सुधारना के कार्यक्रम को अपने अपने राज्य में आगे ले जाए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विजन को आगे बढ़ाते हुए अहमदाबाद नगर निगम और एनपीएसएस द्वारा 9.54 करोड़ रुपए से बने 4 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया। ये स्कूल अहमदाबाद के थलतेज, नवावादाज और घाटलोडिया में बनाए गए हैं। एक स्कूल गांधीनगर में बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। मुंबई से सटे पालघर में यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि मिस्त्री की कार रविवार को महाराष्ट्र के पालघर में एक डिवाइडर से टकरा गई। मिस्त्री मर्सिडीज कार में अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा कर रहे थे। इस घटना में कार चालक समेत 2 अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को गुजरात के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइरस मिस्त्री के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, श्री साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वो एक ऐसे होनहार उद्यमी थे जिन्हें भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास था। उनका निधन वाणिज्य एवं उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और मित्रों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। करीब 5 दशक कांग्रेस के साथ रहने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद आज़ाद के इस ऐलान को राज्य की सियासत के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा तो कांग्रेस पार्टी को ट्विटर तक सीमित करार दिया। लंबे समय से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी को बीते कई चुनावों में न तो जनता का समर्थन मिल रहा है, बल्कि कांग्रेस अपनों के ही निशाने पर बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी में आपसी अंतर्कलह के चलते कई बड़े नाम पार्टी से अलग हो चुके हैं और ऐसा ही एक बड़ा नाम है गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने रविवार को अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। बीते दिनों कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पूर्व कांग्रेसी नेता आजाद ने जम्मू में रविवार को एक भारी जनसभा की और उसमें नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। मेरा अगले वक्त में जो नई पार्टी बनेगी, कई नाम लोग दे रहे हैं, वो सब गलत है, अभी डिसाइड नहीं किया। हमारी पार्टी का और झंडा जम्मू सूबा के लोग, कश्मीर सूबा के लोग और लीडर मिलकर जो तय करेंगे वही झंडा होगा, वही नाम होगा। एक ऐसा हिंदुस्तानी नाम होगा जो हिंदू भाई भी समझे, मुसलमान भाई भी समझे, सिख भाई भी समझे, ईसाई भी समझे। आजाद ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने में अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन आज जो लोग पार्टी पर हक जता रहे हैं उनकी पहुंच ट्विटर तक है, जबकि मैं जमीनी आदमी हूं। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, एसएमएस पे है और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मेरे अलग पार्टी बनाने से कांग्रेस में बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि नई पार्टी के नाम पर अभी फैसला नहीं लिया है। जम्मू कश्मीर के लोग नई पार्टी का नाम और झंडा तय करेंगे।
पूर्व कांग्रेसी नेता आजाद ने कहा कि अपनी पार्टी को हिंदुस्तानी नाम देंगे और पार्टी के मुख्य मुद्दे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, भूमि का अधिकार देना और मूल निवासियों को रोजगार की बहाली होगा। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद उन नाराज कांग्रेसी नेताओं के G23 ग्रुप के सदस्य रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने और अन्य खामियों को दूर करने की आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के साथ G23 ग्रुप की दूरियां सुर्खियां बनती रही हैं। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बीते दिनों जमकर आवाज बुलंद की है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी में नाराजगी की बड़ी खबरें सामने आती रही हैं और अब नाराज कांग्रेसी नेताओं के द्वारा नई पार्टी बनाने से कांग्रेस पार्टी के सामने और ज्यादा बड़ी मुश्किलें सामने आने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में महंगाई को लेकर एक रैली की तो भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर जमकर पलटवार किया। भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा तो यूपीए सरकार के समय की महंगाई को भी गिनाया। आपसी अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में रविवार को एक रैली की और केंद्र सरकार की नीतियों पर हमलावर नजर आई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के आरोपों पर जबरदस्त पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की ये रैली परिवार बचाओ रैली है और यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट में चली गई थी। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। राहुल गांधी महंगाई के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने आटा भी लीटर्स में आज कन्वर्ट किया है। वो जानते नहीं हैं आलू मिट्टी के नीचे होता है, आलू ऊपर होता है, आटा सॉलिड है या आटा लिक्विड है, मगर बोलते हर विषय में। मगर राहुल जी, टू एनलाइटन यू, एक ऐसा कालखंड था यूपीए के राज्य के समय जब 22 महीनों तक जो महंगाई दर है वो 9% या 9% से ऊपर रही फॉर अ कंटिन्यूअस फेज ऑफ 22 मंथ्स। दैट वाज द रेड जोन ऑफ इंडिया, जब जीडीपी नीचे थी और इन्फ्लेशन ऊपर थी। और एक ऐसा भी समय था फॉर द फर्स्ट टाइम द इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैड गॉन टू डबल डिजिट्स। आज पैंडेमिक के बावजूद जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया गया है, पैंडेमिक के बावजूद देश ने आत्मनिर्भर बनने का ये जो प्रण लिया है, ये अपने आप में हिंदुस्तान के रिजॉल्व को, हिंदुस्तान की प्रण शक्ति को, हिंदुस्तान के संकल्प को दिखाता है और ये जीत प्रत्येक हिंदुस्तानी का है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पूरी दुनिया कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके चलते महंगाई समूचे विश्व के लिए समस्या बनी हुई है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने इस दिशा में सराहनीय काम किया है। यूपी के कालखंड में 10 वर्ष में क्या था, आज क्या है, दुनिया में आज स्थिति क्या है और भारत में क्या है, इन्फ्लेशन कंटेन करने के लिए हमने क्या किया है और दुनिया में क्या चल रहा है, और एवरेज इन्फ्लेशन 10 वर्ष में क्या था, आज क्या है, ये थोड़ा तुलना तो करने दो। तो गरीबी हटाओ नारा लगाया, गरीबी हटाओ क्या हो गया, रोटी कपड़ा और मकान बोला वो क्या हो गया, ये सब थोड़ा तो सोच विचार करके, और पोस्ट कोविड और यूक्रेन और रशिया के वार के बाद दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में स्थिति क्या है, थोड़ा पता करके अगर थोड़ा कुछ राहुल गांधी को कॉमन सेंस बचा है तो थोड़ा सोच के बात करें। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पूरी कांग्रेस पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो देश में गरीबों की संख्या में भी कमी आई है। संबित पात्रा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसकी वजह से राहुल गांधी का डर साफ नजर आता है। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी द्वारा देश की मीडिया, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर सवाल खड़े करने पर गहरी आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट से इस बयान पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की। जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया को बिका बताने वाला नेता कभी भी सही मायने में नेता नहीं हो सकता। और जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए,
जिन लोगों ने देश के करोड़ों रुपए का गबन किया, जो लोग आज बेल पे बाहर हैं, कांग्रेस के दर्जनों नेता आज बेल पे बाहर है बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस करप्शन दैट दे हैव कमिटेड। और स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो जांच होगी। इसलिए यह बताना कि एजेंसीज उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर के गिल्ट भाव को, आपके अंदर के ग्लानि भाव को दर्शाता है। पार्लियामेंट जहां पे डिबेट होना चाहिए वहां तो कांग्रेस पार्टी भाग जाती है, चलने नहीं देती, क्योंकि वहां पर उनको जवाब भी मिलेगा और जवाब ऐसा मिलेगा जो पूरा देश देखेगा, तो उनकी पोल वहीं पर ही खुल जाएगी, तो वहां वो चलने नहीं देते। यहां पर मंच पे अपना खुद का माइक लगाकर ये भाषण देंगे, कोई दूसरा तो दे नहीं पाएगा, तो इनको कोई जवाब इनको सुनना नहीं है, क्योंकि इनके खुद के जो प्रदेश हैं, जहां इनकी राज्य सरकारें हैं, वहां पर इन्होंने महंगाई कम करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली में रैली तो की, लेकिन जब संसद में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हुई तो कांग्रेस पार्टी सदन में मौजूद भी नहीं थी। इस प्रकार के दोहरे रवैये के चलते कांग्रेस की जनता के मुद्दों के प्रति गंभीरता पर ही सवाल उठते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में 5 विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा ने जेडीयू के राष्ट्रीय पार्टी बनने के मंसूबों पर भी सवाल खड़े किए हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी मारकर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन दूसरी ओर उनकी ही पार्टी जदयू के विधायक पार्टी छोड़ भी रहे हैं। मणिपुर में जदयू को जोरदार झटका लगा है। रविवार को मणिपुर से जदयू के 6 में से 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर सभी विधायकों को आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल कराया। इन विधायकों में KH जॉयकिशन, N सनाते, मोहम्मद अछाबुद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक MM खाउटे और थांगजाम अरुण सिंह शामिल हैं। इस मौके पर मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने कहा कि भाजपा जेडीयू से कहीं बेहतर है। आरजेडीयू का जो 500 है वो खुद आके शामिल किया, ज्वाइन किया, मर्ज किया, तो आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में आके हमने अध्यक्ष जी को हम लोग ऐसे मर्ज कर लिया है। जेडीयू का जो सिस्टम जो है उससे 100 टाइम्स भाजपा इज बेटर। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड की अरुणाचल प्रदेश इकाई का भारतीय जनता पार्टी में विधिवत विलय हो चुका है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को यह दूसरा झटका लगा है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि अब जदयू के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। खड़े हुए हैं कि मणिपुर में और अरुणाचल में, ये दोनों राज्यों के अंदर जितने उनके MLA थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसी बौखलाहट में इस तरह की बातों को बोल रहे हैं, तो इनका पार्टी का अस्तित्व भी 24 तक रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इसी पर मुझे संदेह है। जदयू खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहती है, कई राज्यों में अपने पैर भी पसार चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होते ही इनका दायरा सिमटता जा रहा है। राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बाद अगला पीएम कौन होगा, इसका ऐलान सोमवार को हो जाएगा। मुकाबला ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक के बीच है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ब्रिटेन के पीएम पद के लिए अपना अंतरिम मत दे चुके हैं, जिसका नतीजा कल दुनिया के सामने होगा। विदेश मंत्री लिज ट्रस या पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक, इनमें से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा, इसका फैसला सोमवार को हो जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के पीएम पद के लिए हुए आंतरिक मतदान का नतीजा सोमवार को घोषित होगा। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री को एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिलेगी जिसके इस साल के अंत तक मंदी की चपेट में जाने की आशंका जाहिर की गई है। ब्रिटेन में 40 साल की सर्वाधिक मुद्रास्फीति दर आर्थिक मोर्चे को और चुनौतीपूर्ण बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में गंभीर ऊर्जा संकट और मुद्रास्फीति के कारण आम आदमी की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बीबीसी पर एक शो में बोलते हुए ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा कि अगर वो सोमवार को प्रधानमंत्री नियुक्त हुई तो वो बढ़ते ऊर्जा बिलों से निपटने और ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक सप्ताह के भीतर अपनी रणनीति की घोषणा करेंगी। If I'm elected as Prime Minister, within 1 week, I will make sure there is an announcement
on how we are going to deal with the issue of energy bills and of long-term supply to put this country on the right footing for winter. I will act immediately on bills and on energy supply, because I think those two things go hand in hand. We need to deal with the immediate problem. We need to help people. We need to help businesses. But we also need to sort out the supply issues that have made us end up being where we are now. And it's the job of the Bank of England to bring inflation down. And I'm a great believer in the independence of the Bank of England. उधर ऋषि सुनक ने शनिवार को अपनी टीम और समर्थकों के धन्यवाद के साथ अपना रेडी फॉर ऋषि अभियान संपन्न किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वोटिंग अब संपन्न हो गई है। मेरे सभी सहयोगियों, अभियान दल और निश्चित रूप से उन सभी सदस्यों को धन्यवाद जो मुझसे मिलने और अपना समर्थन देने के लिए बाहर आए। सोमवार को मिलते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व के लिए हुए मुकाबले का परिणाम 5 सितंबर को स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे घोषित होगा। 6 सितंबर को नए पीएम की नियुक्ति स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में होगी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ वहां गर्मियां गुजारती हैं। अब तक नए पीएम की नियुक्ति लंदन के बकिंघम पैलेस में होती आई है। बोरिस जॉनसन की जगह लेने के लिए ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच हुई प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया कंजर्वेटिव पार्टी सदस्यों द्वारा मतदान किए जाने के साथ अपने अंत को पहुंची। अपने प्रचार के दौरान ऋषि सुनक ने बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण का वादा किया, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी ने पद संभालते ही टैक्स में कमी की बात कही। ऋषि सुनक भारतीय मूल के डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बेटे हैं। उनका जन्म पूर्वी अफ्रीका में हुआ, जहां से वो 1960 के दशक में ब्रिटेन चले गए। उन्होंने वित्त क्षेत्र से राजनीति में कदम रखा। वहीं लिज ट्रस वामपंथी माता पिता की संतान हैं। उनकी मां नर्स और टीचर रही हैं, जबकि उनके पिता गणित के अध्यापक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एशिया कप में खेले गए सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 182 रन का लक्ष्य रखा, जिसे पाकिस्तान ने अंतिम ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम को 14 के स्कोर पर आउट कर रवि बिश्नोई ने भारत को पहली सफलता दिलाई। 15 के स्कोर पर फखर जमा को युजवेंद्र चहल ने आउट किया। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज ने तीसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़े। 42 के स्कोर पर नवाज को आउट कर भुवनेश्वर कुमार ने इस साझेदारी को तोड़ा। मोहम्मद रिजवान 71 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भारत को अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़े। रोहित शर्मा 16 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए। लोकेश राहुल 28 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव ने 13 रन बनाए। भारत की तरफ से विराट कोहली ने सर्वाधिक 60 रन बनाए। निर्धारित 20 ओवर में भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।